इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा यादव फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। और पूजा, 75 साल के इस लोकतंत्र पर संसद भवन के पहले दिन चर्चा होने वाली कि क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या हमने हासिल किया, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आई, बेसिकली याद किया जाएगा इन 75 सालों को। देखिए, जाहिर सी बात है 75 सालों में क्या देश की अचीवमेंट रही, उससे बड़ी बात यह है कि आज जब नए संसद भवन के आगाज की बात हो रही है तो इस नए संसद भवन के आगाज से पहले जो इतिहास हमारा रहा, जो हमारी अचीवमेंट्स रही, जो हमारे संघर्ष रहे, आज उन पर बात होगी। और उस पर बात के बाद में 2 दिन का प्रोसेस चलेगा, फिर जाकर नए संसद भवन के साथ में आगाज होगा। और देखिए, जब नए संसद भवन की बात करते हैं, विशेष सत्र बुलाना, आप खुद लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि अब तक 7 बार विशेष सत्र बुलाया गया, 1977 में, 91 में, 92 में। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जब इस बार विशेष सत्र की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ विशेष होगा। लेकिन सरकार की ओर से जो अभी तक एजेंडा पेश किया गया उसमें ऐसा बहुत ज्यादा कुछ विशेष नजर नहीं आया। और यही वजह है कि बार बार इस बात पर निगाह जा रही है कि ऐसा क्या है। विपक्षी पार्टी बार बार इसी बात का जिक्र कर रही है कि कुछ तो ऐसा है जो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, जिस तरीके से हमने देखा जीएसटी को लेकर, हमने देखा था कि किस तरह से आधी रात को सत्र बुलाया जाता, तो ऐसी बड़ी बात यह है कि अभी तक का जो ट्रेंड सेट किया है सरकार ने, उसके बाद एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि जब विशेष सत्र बुलाया गया तो क्या वाकई इस बार कोई बड़ा धमाका होने जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि जब इस विशेष सत्र का ऐलान हुआ, जब इसकी घोषणा हुई, तो उसके बाद से लगातार एक चर्चा चल रही थी। और ये चर्चा ये थी कि क्या इंडिया का नाम भारत हो जाएगा ऑफिशियली। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। तो ऐसा बहुत ज्यादा माहौल बना, जिसके बाद ये चर्चा बार बार हो रही थी कि शायद इस बार वाकई कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। हालांकि देखिए, सरकार की ओर से जो एजेंडा पेश किया गया उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, जब बात आती है मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की, तो यहाँ पर देखिए इसको लेकर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। और मेरे साथ में कई खास मेहमान भी रहेंगे, उनकी तरफ मैं रुख करती हूँ। सबसे पहले सूर्य प्रकाश मैथिल का एक बार रुख करते हुए, मैथिल साहब, शुरुआत कर रही हूँ आपके साथ में। क्या उम्मीद है, जब नए संसद भवन की बात हो रही है तो इस नए संसद भवन से क्या नया आगाज होगा? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि नए भारत की इबारत की जब बात हो रही है तो उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। धन्यवाद पूजा जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए, आज तो मंगल गीत गाने का समय है, दिन है। आज स्वतंत्र भारत को उसकी खुद की स्वदेशी संसद, जिसमें भारतीय सभ्यता की ओत प्रोत छवि मिलेगी, वो मिलने जा रही है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो नई संसद है, ये देश के अमृतकाल में देश को प्राप्त हो रही है। ये हमें गर्व का विषय होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, ये नई संसद इस देश के आने वाले स्वर्णिम भविष्य की नींव रखेगी। कल जब गणेश चतुर्थी के दिन इस नई संसद में प्रथम दिन होगा, तो हमारे यहाँ कहते हैं ना सनातन के अंदर कि सर्वमंगल आप श्री गणेश करना, तो आज वो श्री गणेश होने जा रहा है। कल सुबह श्री गणेश होने जा रहा है। सनातन के अंदर सर्वप्रथम किसी देव को मनाया जाता है तो वो श्री गणपति जी को मनाया जाता है। और सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए, जो कि इस देश के बहुसंख्यक समाज का प्रतिबिंब है, उसके लिए आज कल सुबह, कल का दिन अभूतपूर्व होने वाला है। और उन लोगों के लिए बड़ा दुखदायी होने वाला है जो इस देश के अंदर सनातन को मिटाने की सोच रखते हैं या सनातन को मिटाने वाली शक्ति के संग खड़े होते हैं। उन लोगों के लिए दर्द होगा जिनके लिए राम काल्पनिक है। उन लोगों के लिए दर्द होगा जिनको इस देश की आत्मा में सनातन होना स्वीकार्य नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो 70 साल में पुरानी संसद में खट्टी मीठी यादें रही हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो भारत विभाजन का बिल हो, चाहे उसके अलावा आप मान लीजिए डोमिनियन स्टेटस हो, आपका जो मैं कहूं बहुत सारे बिल हैं, मैं तो गिनाऊंगा तो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो उनका खात्मा होने जा रहा है। एक नई संसद जिसमें देश विरोधी कोई भी बिल कभी पास नहीं होगा,
चाहे वो वक्शिप हिंदू वक्शिप एक्ट क्यों ना हो, वक्फ बोर्ड एक्ट जैसा कोई ऐसा विवादास्पद बिल ना हो। डरा रहे हैं आप। ना डरा नहीं रहा हूं मैं। इस देश की जो 100 करोड़ 140 करोड़ जनता है ना, उसको विश्वास दिला रहा हूं कि ये जो संसद है नहीं, अब स्वर्णिम भविष्य की नींव रखेगी। लग रहा है क्या विपक्ष को, क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है कि छुपा हुआ एजेंडा है, छुपा हुआ एजेंडा है। ऐसे किस हिडन एजेंडा की बात आप लोग कर रहे हैं? ऐसा क्या हिडन एजेंडा हो सकता है सरकार के पास? देखिए, पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता की बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। इनका देखिए, इनकी सोच कितनी जो है, मानसिकता जो है कितनी गिरी हुई है कि इतने साल जिस संसद देश को बनाया, देश को संविधान दिया, देश को वो मुकाम दिया जिस पर आज देश है, उसको ये कह रहे हैं, उसके बारे में किस प्रकार के विचार रख रहे हैं, इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या वो जो संसद है, क्या वो मजदूर के उद्देश्य है, क्या वो ईंट और उसमें मिट्टी जो लगी हुई है, क्या बनवाई किसने थी? शुभारंभ किसने किया था, ये बता दीजिए मुझे। किसने बनवाई थी? अरे वो भारत की मिट्टी है, वो भारत की पार्लियामेंट है। आप भारत की संसद के बारे में इस तरह के विचार नहीं रख सकते हैं। आप भारत की संसद के बारे में बात कर रहे हैं। आपको इस बात के लिए बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए कि आप भारत की संसद के बारे में इस तरह के विचार रखते हैं। संसद नहीं हो या पुरानी हो, नई संसद भवन जिसका जिक्र हो रहा है वो मेरे बिल्कुल करीब है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो करीब है तो जाहिर सी बात है, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हर भारतीय के अंदर एक नई उम्मीद जागी है इस नई संसद से, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पुराने वाले में आपको इतनी कमियां क्यों दिखी। लेकिन सरकार कह रही है कि नए से आपको परहेज क्यों है, आप बार बार पीछे ही क्यों जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जब सर्वदलीय बैठक कल बुलाई जाती है, उस सर्वदलीय बैठक में जिक्र होता है महिला आरक्षण बिल का, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का, और बार बार कांग्रेस कहती है कि साहब राज्यसभा के अंदर तो हमने पेश किया, आज भी वो बिल जिंदा है, आप लोकसभा में लेकर आइए और आप अगर महिलाओं की पैरवी की बात करते हैं तो फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए, बड़ी बात यह है कि आप जान रहे हैं कि जब तत्कालीन सरकार रही, तत्कालीन सरकार में प्रयास हुआ लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। अब बड़ा सवाल ये है कि जिन बिल्स का जिक्र हो रहा है, क्या बात उस पर होने वाली है? इस बात का जिक्र भी इसलिए होने लगा क्योंकि आरएसएस की ओर से जिस तरीके से आपने देखा कि खुद इस बात का जिक्र किया गया कि आज महिलाएं भी आरएसएस से जुड़ना चाहती हैं, और लगातार हमारे पास में लोगों के जो बायोग्राफ है वो आ रहे हैं, लोगों का यानी जो बायोडाटा है वो आ रहा है, यानी लोग जुड़ना चाहते हैं और महिलाओं को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं और लगातार महिलाओं की तादाद में इजाफा हुआ है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर नजर लगातार बनी है, और हमारे साथ में चर्चा के लिए लगातार मेहमान बने हुए हैं जिनके साथ में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब आपको एतराज नहीं होना चाहिए, आपको परहेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ में है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले भी आपसे एक सवाल पूछ रही थी, आप पुरानी बात करते हैं, नए से परहेज है क्या विपक्ष को? हमें नए से परहेज क्यों होगा? हम ही तो है जो नया भारत लेके आए। जो अंग्रेज छोड़कर गए थे तो इस देश में क्या था, हम लेकर आए, इसरो लेकर आए, हम डैम लेकर आए, हम दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, AIMS, IIT, ये सब चीजें कौन लेके आया? ये कांग्रेस लेके आई है। तमाम जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो कांग्रेस का खड़ा हुआ है। तो हमें नए से कहाँ दिक्कत है? नए से तो आपको दिक्कत है। आप जो है पुरानी सभ्यता की बात करते हैं, आप 100 साल पुरानी बात करते हैं। रितु जी, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, पिछले हमने देखा कि जो पिछले 2 सत्र रहे वो तो इतना ज्यादा हंगामे की भेंट चढ़े कि बहुत सारे काम जो होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए। अब जब नई संसद की बात हो रही है तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक नई इबारत यहाँ पर लिखेंगे कि अब हंगामा नहीं बल्कि देश के हित की बात होगी? देखिए, जरूर देश के हित की बात करनी चाहिए और कांग्रेस हमेशा देश हित में खड़ी हुई है, लेकिन जो है सत्र शुरू होने वाला है उसकी जानकारी जो है ट्विटर के द्वारा दे दी जाती है। किसी रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जाता। पार्लियामेंट सेक्रेटरी को पता नहीं क्या होने वाला है, बीजेपी के किसी मंत्री को नहीं पता क्या होने वाला है, बीजेपी के किसी MP को, सांसद को नहीं पता क्या होने वाला है। क्यों रखती है बीजेपी के लोगों की? देखिए पूजा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय सीताराम, जय सिया राम। देखिए, संसद बना रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने एक नया दिया। अभी हमारे भाजपा के साथी बोल रहे थे कि ये नए भारत की और सनातन संस्कृति का एक प्रचार है, तो मुझे लगता है कि
नाम संसद करके उस प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रखना, इनकी कितनी संस्कृति के प्रति इनकी जवाबदेही रहेगी वो जानते होंगे। मैं बस प्रधानमंत्री जी से कुछ चीजों पे आशाएं करता हूं। पूजा जी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2021 में एक डेटा दिया था। उन्होंने कहा था कि 2021 तक 6.19 लाख रोजगार भारत की केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो जो अब तक 17 करोड़ 94 लाख के आसपास जो रोजगार नहीं दिए, 9 दूनी 18 मान के चले, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहे थे, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी आज बोलेंगे। और जब भी नए संसद की कार्रवाई शुरू होगी, इस पर भी बातचीत की जाएगी। एक तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा मैंने देखा कि आप महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2017 से लेकर 2023 तक भारत की जो जनसंख्या की महिलाओं की जो जनसंख्या है, उसका 53% एनीमिया नामक बीमारी से ग्रस्त है। तो क्या भारत सरकार पार्लियामेंट में ऐसी कोई व्यवस्था करेगी, ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आएगी जिससे कि इन लोगों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाई जा सके? क्योंकि महिला स्वस्थ होगी तभी सदन तक पहुंचेगी और तभी वो अपनी आवाज उठाएगी। पहले तो मेरे मित्र जो है ना, नाम भूल रहा हूँ, रत्नेश जी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप डेटा देखेंगे तो इस देश के अंदर 40, मैंने अपना डेटा नहीं बताया, मैंने जितेंद्र सिंह का डेटा बताया। कम से कम अपने, अरे भैया पीएमओ के प्रभारी मंत्री हैं, उनका तो डेटा मान लेते सूर्या जी, या वो भी झूठ बोलते हैं। बीच में बोला क्या? पीएमओ के प्रभारी अधीरता अच्छी होती है क्या? अधीरता नहीं कर रहा हूँ, मत कीजिए। बचपना कहाँ कर रहा हूँ, तो प्रोटोकॉल मेंटेन किया मतलब मैं अगर बोलूंगा तो आपको बचपना लगता है। अरे लड़िए मत भाई, लड़िए मत, लड़ने की जरूरत नहीं है, मुद्दे की बात करते हैं। मैं नहीं डरूंगा, एक सेकंड रत्नेश जी, रत्नेश जी एक सेकंड, रत्नेश जी एक सेकंड भाई, रत्नेश जी एक सेकंड, जवाब ले रहे हैं ना, तो जवाब लेने के लिए तो इन्हीं को बोलना पड़ेगा ना। जरा सुन तो लीजिए, जवाब ले ले, जवाब ले ले, एक बार ले ले जवाब। अरे कीजिएगा काउंटर, एक सेकंड रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए, बोले मत। अरे रत्नेश जी एक सेकंड रुक जाइए, रत्नेश जी एक सेकंड। भाई शांति से खड़े रहने की भी आदत डाल लो। अरे अगर मौका मिला है राष्ट्रीय चैनल पे तो लिमिट में भी रहो। रत्नेश मिश्रा सुन लीजिए, बच्चों की तरह जवाब है तो जवाब दीजिए। रत्नेश मिश्रा एक सेकंड, रत्नेश जी खामोशी से एक बार सुन लीजिए, सुनिए रत्नेश मिश्रा एक सेकंड। मैंने उनको बोलने का मौका दिया तो बोलने दीजिए ना एक बार, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अरे रुकिए ना, तो बोलने, अरे बोलने तो दीजिए। अब आप उनकी जुबान भी ताला लगा देंगे क्या जुबान पर? बोलने तो दीजिए एक बार। पीएमओ के प्रभारी मंत्री बोलने दीजिए ना, काउंटर करने का मौका दूंगी ना मैं आपको, उस काउंटर में बोलिएगा। अभी रुकिए रत्नेश मिश्रा, प्लीज कैप्चर मत कीजिए डिबेट को। एक सेकंड, मुझे मजबूरन आपका पेड़ा उन्हें कराना पड़े। एक सेकंड रुक जाइए रत्नेश मिश्रा, एक सेकंड, जवाब चाहिए ना। अब सुन लीजिए रत्नेश मिश्रा, मैं फाइनल बार आपको बोल रही हूँ। मैथिल साहब धन्यवाद। आशा करता हूं पूजा जी कि इस प्रकार के लोगों का फीडर आप जल्दी ऑफ कर देंगी, क्योंकि जिनको सेंस नहीं है बात करने। चलिए ठीक है, आप बात कीजिए। देखिए, अरे भैया सुन लो, इस प्रकार की सुन लो, बर्दाश्त नहीं होगी। ये देखिए बदतमीजी किए जा रहे हैं। अरे संसार का नहीं होगा, आपकी पार्टी का नहीं होगा, आपकी पार्टी के नेताओं का नहीं। रत्नेश मिश्रा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, बोले मैथिल साहब। देखिए, पहले तो मेरे मित्र को जानकारी नहीं है, उन्होंने रोजगार के विषय में कहा था। स्वरोजगार नरेंद्र मोदी सरकार ने 40 करोड़ से ज्यादा दिए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों। और दूसरी चीज मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारी बहन ने जो नई संसद के विषय में बोला, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप हिडन एजेंडा की बात करते हैं। मैं 1991 का वो बजट सेशन याद दिलाना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी ने 47 टन सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रख दिया था देश का 40 करोड़ डॉलर के लिए, और उसको उस विषय की जानकारी देश की संसद को नहीं दी थी। तो इस संसद से तो पता नहीं कितने ऐसे जो अनुभव है वो जुड़े हुए हैं, जिनमें कि इस देश का अपमान भी जुड़ा हुआ है, यदि सम्मान जुड़ा है। तो हम ये आशा करते हैं कि अब जो आने वाली नई संसद है उसमें इस देश के सम्मान के संग कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो होता रहा ना, 8 PM वाला फोबिया तो हो ही गया ना, कि भाई आते हैं प्रधानमंत्री 8 बजे की जैसी बात करते हैं, देश के लोगों का, विपक्ष का धक 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 दिल बोलने लगता है, भाई इस बार क्या होगा, भाई इस बार क्या होगा। तो वो फोबिया तो बना ना। अब विपक्ष कह रहा है कि साहब जो कह रहे हो वही करोगे क्या? पूछ रहा है, जो कह रहे हो वही करोगे। आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत अच्छा कहा कि विपक्ष का दिल धक धक होता है, होना भी चाहिए। इस देश के 140 करोड़ लोगों का दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है जब प्रधानमंत्री जी 8 बजे
बजे आने की बात करते हैं, उनको लगता है फिर इस देश के किसी न किसी अपराधी के ऊपर, किसी न किसी समस्या के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। देखिए, ईडी से आप सीबीआई डराने की बात क्यों करते हैं विपक्ष को? ईडी से और डराते क्यों है विपक्ष को? हम डराते क्यों नहीं है? है, ऐसा हो जाएगा, हम वैसा डराते हो नहीं जाएगा। हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ। पूजा जी, ईडी और सीबीआई से डर किनको लगता है? जिनके घरों में सोने की ईंटें होती हैं, जिनके स्ट्रांग रूम्स के अंदर बड़े बड़े नोटों के गट्ठर होते हैं, उन्हीं को डर लगता है ना भैया। मुझको या आपको डर लगेगा क्या ईडी और सीबीआई से? नहीं लगेगा ना। उसी प्रकार से जिन्होंने भ्रष्ट नीतियों के द्वारा नोट कमाए हैं, इस देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया है, गलत नीतियां बनाई हैं, सुनिए, उनको तो दर्द होगा ही सुनिए, ना। प्रधानमंत्री जी दर्द होगा। 8 बजे आने की बात करेंगे दर्द तो। हो रहा है क्या ऋतु जी? दर्द हो रहा है, डर लग रहा है? देखिए- डर के कारण आप लोग अपोज कर रहे हैं, या फिर वाकई इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है, या आपको लगता है कि इस बार कुछ ऐसा धमाका होगा जो जनता पर भारी पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि विपक्ष, ये मामला जो है, विपक्ष जो है भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जब सरकार जो है, माफी चाहता हूं सत्ता आपको, पक्ष मेरी को बहन। याद दिलाने के लिए सरकार जो है वो सूर्य नरेंद्र जी, मोदी जी के नेतृत्व में सूर्य है, जी, और नेतृत्व जो है सूर्य पूरे जी, देश का, आप वो अभी बोल रहे थे धीर मत वो होइए, अब नरेंद्र आप मोदी नीचे जी कर बोल रहे रहे हैं। हैं। अभी तो आप उनको ज्ञान दे रहे थे, अभी आप मेरे नीचे बोलने लगे। मैं तो बोल रहा हूँ, बोलिए ना, बोलिए। सत्ता पक्ष को, ये आपने मेरे कान पे क्यों वो इस प्रकार से गुनगुनाने वाला एक व्यक्ति खड़ा कर दिया सत्ता है, जिसको पक्ष सेंस पर नहीं है राष्ट्रीय अंकुश जनता रखने के लिए किसको खड़ा कर दिया विपक्ष आपने? हमेशा से काम करता है। इनको बढ़ावा देना इंडिविजुअल हमले नहीं, इंडिविजुअल हमले नहीं, प्लीज इंडिविजुअल। रत्नी जी एक सेकंड, इंडिविजुअल हमले नहीं, इंडिविजुअल हमले नहीं, इंडिविजुअल हमले नहीं। मैं इसे एंटरटेन नहीं करूंगी, मैं इसको एंटरटेन नहीं करूंगी। इंडिविजुअल हमले नहीं, प्लीज ये देखिए किस एक प्रकार सेकंड से, भाई, किस प्रकार एक के लोगों को सेकंड, बुला रखा इंडिविजुअल है हमले आपने, नहीं, एक ये छपरी बातें करने सेकंड। वाले। आप छपरी टाइप पार्टी के हैं। अरे रुक जाइए भाई, क्या ये क्या लहजा बात करने का? रत्नीश मिश्रा एक देखिए, सेकंड, जब देखिए पूजा जी, मैं एक इस प्रकार सेकंड। के लोगों के संग खड़ा नहीं होता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। जाइए, आप बोलेंगे तो मैं चला जाता हूँ यहाँ एक से। सेकंड भाई, क्या रत्नीश जी एक सेकंड, यहाँ इस सड़क प्रकार पर- बदतमीज लोग जो विगत तथ्य की बात करते हैं, उनके संग खड़ा नहीं होगा। बोलो, अपनी भाषा का मर्यादा रखेंगे। एक सेकंड, ठीक ये है। नेशनल चैनल पर खड़े हुए हैं, ये खाली किसी यूट्यूब पर नहीं खड़े हुए हैं। देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं और इंसान- आप अपनी इंडिविजुअल लड़ाई में लड़ रहे हैं। 60% देश के लिए चुप समाचार रहना यहाँ पर। ये चाह ही नहीं रहे हैं कि डिबेट चले। यहाँ पर देश के लिए बात कर रहे हैं तो देश के लिए बात करते हैं ऋतु जी। हाँ, मैंने बोला ना, उसके लिए मैंने अपोज किया। मैं हूँ ना यहाँ पर, उसके लिए रत्नी जी। हमारे मैं हूँ ना मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी जी उसके यह लिए। कहते हैं, जिस भाषा मैं में हूँ ना समझोगे यहाँ पर उसी उसके में लिए। समझाऊंगा, सहायता तो माफी मैं कर उनको लेगी इस तो बात में मैं follow क्या करता हूं। करूंगी? मैं हूँ ना यहाँ पर अपना काम करने के लिए, करने दीजिए मुझे अपना काम। ऋतु चौधरी, देखिए, जब हम सत्ता पक्ष में थे तब हम पे अंकुश लगाने का काम भाजपा करती थी, जो जनता, जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और देश की जनता और हमारे बीच में कॉरिडोर का काम करती थी। आज वही काम हम कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनको जो है डर लग रहा है, इनको जो है ये धक-धक कर रहे हैं। ये क्या लैंग्वेज है? अच्छा ये एक बताइए सेकंड, मैं मुझे। ऋतु जी एक चीज, मैथिल साहब एक सेकंड, मैं पूछना चाह, मेरे पास में वो बिल हैं जिनका जिक्र किया गया संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, वो चाहे पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 हो, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं कार्यकाल से संबंधित विधेयक की बात हो, निर्वाचन संशोधन विधेयक की बात हो, अधिवक्ता संशोधन विधेयक की बात हो। ये क्लियर एजेंडा क्या है? आप लोगों की तैयारी है? मैं ये उम्मीद करूं कि इस बार जो संसद का सत्र होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। विपक्ष ने अपनी तैयारी की, सरकार ने अपनी तैयारी की, और इन विधेयकों पर, इन बिलों पर बहुत ही शांति से चर्चा होगी। मैं ये मानकर चलूं क्या? देखिए, स्पेशल सेशन किस प्रकार से उसकी घोषणा हुई है ये जानना यहाँ पर जरूरी है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होती है महाराष्ट्र में, उसके फौरन बाद प्रहलाद जोशी जी का ट्वीट आता है कि स्पेशल सेशन को रखा जा रहा है। ये इनकी हताशा और इनका डर जो है ये शो करता है कि इंडिया गठबंधन से कितने डरे हुए हैं। जब तक कोई एजेंडा तय नहीं था, हफ्तों बाद तक एजेंडा तय नहीं था, पार्लियामेंट सेक्रेटरी तक को नहीं पता था कि क्या मामला है, किसी मंत्री को, किसी सांसद को नहीं पता था क्या मामला है। उसके बाद चार बिल का जिक्र होता है कि ये 4 बिल लेकर आ रहे हैं। यहाँ भी ये बात जो है ये मेंशन मैं करना चाहती हूँ कि ये 4 बिल ऐसे हैं जो शीतकालीन सत्र जो आने वाला है उसमें लाए जा सकते एतराज किस बात पर है भाई? अगर सत्र बुलाया गया तो ये संवैधानिक अधिकार है ना अगर ऋतु आप जी। इजाजत दे तो मैं अपनी पूरी हाँ, बात कर लूं। और अभी जुम्मा 4 दिन हुए मानसून सेशन को गए, उसमें भी ये बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते थे, लेकिन चलिए शीतकालीन सत्र में भी किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भाजपा को ये नजर आने लगा है कि आने वाले शीतकालीन सत्र से पहले जो है जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनके रिजल्ट भी नतीजे आ जाएंगे, जिससे भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आनंद फानन में जो है स्पेशल सेशन बुलाया तो आप गया। ये मानते हैं कि इससे चुनावी फायदा होगा? अगर कुछ ऐसा करते हैं तो लग रहा है आपको कि चुनावी फायदा होगा और इसीलिए बीजेपी ऐसा कर रही है। देखिए, चुनावी फायदे की भी बात मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कल तेलंगाना में रैली हुई है राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की,
उसमें आपने जन मैं आ रही हूँ, एक देखा सेकंड होगा। एक सेकंड देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर का सीधे पहले रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी का संबोधन होगा आपसे कुछ ही देर बाद में, और इसी को लेकर जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए अब पीएम मोदी क्या कहने वाले हैं, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। एक तरफ संसद का विशेष सत्र, उससे पहले पीएम मोदी का संबोधन। अब पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनकी जुबान पर क्या वो अल्फाज होंगे, कौन सी वो बातें होंगी, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। और क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है इंतजार हर कोई कर रहा है। और देखिए इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जब जब पीएम मोदी आते हैं इस तरह से, तो जाहिर सी बात है हर किसी के जहन में ख्याल आता है कि इस बार ऐसा क्या बड़ा होने वाला है। तो क्या आज जब पीएम मोदी आएंगे तो कुछ बड़ा वाकई होने वाला है, इस पर भी नजर बनी रहेगी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार यहाँ पर चर्चा भी लगातार जारी है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जिस नए संसद में विशेष सत्र की बात हो रही है, इस विशेष सत्र में आखिरकार विशेष क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो अभी तक एजेंडा पेश किया गया उसमें बहुत ज्यादा विशेष कुछ नजर नहीं आता। विपक्ष ये कह रहा है कि साहब ये जो विशेष दिखाया जा रहा है, दरअसल में ये विशेष तो कुछ है ही नहीं। ऋतु जी यही कह रहे हैं ना आप कि इसमें विशेष क्या है, ये तो मानसून सत्र में भी हो सकता था, अब शीतकालीन सत्र में भी हो सकता था। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको इस पर एतराज क्या है। एतराज का विषय ये है कि चुनाव करीब है, चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन से डर गया, तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, और मेहनत करनी चाहिए और कड़ा मुकाबला करना चाहिए कि देखिए बीजेपी डर गई। पक्ष के दल है 38 के 38 सबकी आंखें खुल गई और सबको जो है भारत का रुख जो है वो स्पष्ट हो गया है कि भारत की जनता इस समय जो है वो राहुल गांधी के साथ है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कर्नाटक की हार के साथ ही दक्षिण का द्वार जो है वो पूरी तरह से भाजपा के लिए बंद हो गया। तमाम अभी जितने भी स्टेट्स हैं अभी लगातार तो मैं वही पूछ रही हूँ रत्नेश जी, तो फिर विरोध किस बात का, जब पता ही है कि विपक्ष इतना मजबूत हो रहा है, तो इस विरोध का क्या फायदा जो किया जा रहा है। देखिए पूजा जी, देखिए मेरे तुझे एक सेकंड रत्नेश जी, देखिए पूजा जी, ये बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि विपक्ष मजबूत हो चुका है, विपक्ष एकजुट हो चुका है। अब हमारे साथी जो मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, मैं आशा करता हूं कि मैं जब बोलूंगा तो प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा, क्योंकि जो मुझे देंगे वही मैं आपको रिटर्न दूंगा। अब देखिए संसद का सत्र आ रहा है, मुझे तो बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे, सदन में बोलेंगे, फिर दो चार चीजें बोलेंगे कि पूर्णिया की एयरपोर्ट से मैं फ्लाइट पकड़ूंगा, दरभंगा के एम्स में इलाज कराऊंगा। लेकिन अभी कैग की रिपोर्ट आई है ऋतु पूजा जी, तो मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट में इस पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा कि आयुष्मान भारत में जो घोटाला हुआ उसमें कौन कौन शामिल है, द्वारका एक्सप्रेसवे में जो घोटाला हुआ उसमें कौन कौन शामिल है, भारतमाला परियोजना में घोटाला हुआ उसमें कौन कौन शामिल है, एचएल में जो घोटाला हुआ 154 करोड़ का उसमें कौन कौन शामिल है। और सबको तो छोड़ दीजिए पूजा जी, अरे जिन प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करते हैं ना, उनका भी मंदिर बनाते हुए 19.73 करोड़ का घोटाला करता रहा। अरे भैया कम से कम राम को तो बख्श देते, हमारी माता सीता को तो बख्श देते, कम से कम इस पर भी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। एक और बिंदु देखिए, इस देश में आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व में 8 लाख के करीब लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 1,35,000 भारत में करते हैं, जो टोटल आत्महत्याओं का 17.5% है। प्रधानमंत्री जी युवाओं, किसानों और महिलाओं और बेरोजगारों, सुनिए तो मैडम, कि ये जो आत्महत्या है उस पर भी सदन में बात पर मेरा एक और सवाल है, मुझे जहन में एकदम से कोटा का ख्याल आ गया। कोटा में भी बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी वहाँ की सरकार को जवाब देना चाहिए, और जहाँ जहाँ पर ऐसा होता है वहाँ की सरकार। जोशी जी ने आप सबको बताया कि आज जो 75 साल की जर्नी है पार्लियामेंट की, संविधान सभा से लेकर अब तक की, उसके बारे में चर्चा होगी और पूरे दिन चर्चा होगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। और ये जो हमारा संसद भवन है जिसे हम अब तक बैठते आए हैं, उसमें ऐसी चर्चा मुझे लगता है आखिरी चर्चा ही है। उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश का विषय भी उन्होंने बताया है। तो आज की तो चर्चा पे आनंद लीजिए। और मीडिया ने भी संसद की यात्रा में बड़ा योगदान दिया है। मैं सोच रहा था कि आज मैंने देखा है कि कई मीडिया के लोगों को भी दिखाया
सर एक आप यादें अपनी भी बताएं। अपने भी बताएं कुछ सर। हाँ यादें बताएं अच्छी। हम बताएंगे चर्चा के दौरान। सर लेकिन विपक्ष इस तरीके से लगातार अब जवाब हाँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ये साथी आपने आज राजनीतिक विश्लेषक बुलाए हैं, इनको शायद सुनने में परेशानी है। मैं ऐसा निवेदन करूंगा पीसीआर को कि इनको बताएंगे, वो क्लिप भेज देंगे कि ना मैंने ये कहा था 1991 के अंदर स्विट्जरलैंड के बैंक में 47 टन सोना 40 करोड़ डॉलर के लिए रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो एफएम थे आपका मनमोहन सिंह जी उस समय। तो पहले अपने आप को करेक्ट करो। इतना अरे सुनो, बीच में मत बोलो। देखिए पूजा जी, मैं अरे भाई लड़िए मत, आप छोटे बच्चे हैं क्या आप लोग कि स्कूल में बैठे तूने मेरी कैसी बात है। मैजिस्ट्रेट साहब आराम से रत्नी जी एक सेकंड, रत्नी जी एक सेकंड। अरे भैया शांत होगे, जुबान बंद करोगे या तुम्हारा भी जुबान का बेड़े टूट गया है? नहीं, मेरी यहाँ खड़े होकर पहली बार मौका मिला है तो क्या बोले ही जाओगे? सुनोगे नहीं? डिबेट का मतलब क्या है? सीखो पहले ट्रेनिंग लो। रत्नीश मिश्रा जी एक सेकंड, अरे रत्नीश जी एक सेकंड, अरे रुकिए ना एक सेकंड। अरे रत्नीश जी एक सेकंड, रत्नीश जी हो गई, एक सेकंड हो गया। अब सुन लीजिए रत्नीश जी एक सेकंड। गरीब किसान का बेटा खड़ा है तो भाजपा के प्रवक्ता को नहीं, आपने पूरा टाइम इन्हीं को बुलाया था। अगर एक व्यक्ति जिसके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं था वो यहाँ खड़ा, अच्छा हो गया आपका प्रचार, यही भाजपा आपका अपना प्रचार हो गया। अरे वकील साहब रुकिए एक जाइए, सेकंड, भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अरे घर एक छोड़ के सेकंड, भागता है, रत्नी कोई जी। डिबेट छोड़ के भागता है, रत्नी जी एक सेकंड, कोई घर एक छोड़ के सेकंड रुक भागता है, जाइए कोई रत्नी डिबेट जी, छोड़ के भागता है। एक सेकंड रुक जाइए। हो गया, आपने बता दिया। आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, इंडिविजुअल टिप्पणी का दौर नहीं चल रहा ना यहाँ पर। मैडम मैंने कहा टिप्पणी की, आप दोनों कर रहे हैं, आप लोग मेरी डिबेट तो खराब कर रहे हैं। आप जनहित की बात करेंगे कि नहीं? किसी भी व्यक्ति से पूछ यहाँ पे लीजिए कि ये एजेंडा मत चलाइए, यहाँ पर हेडक्वार्टर ये एजेंडा मत चलाइए, स्विट्जरलैंड में थोड़ी ना है ये भाई। एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर।